हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक से भी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर पार्ट 1 to 7 जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से क्लिक करके आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ कमर्शियल पेपर्स। देखिए, कमर्शियल पेपर्स पे हमने एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी बनाया था इंडियन मनी मार्केट पार्ट 4 के अंदर। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल वहाँ पर भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन कमर्शियल पेपर्स के रिलेटेड जो सेबी ने गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ कमर्शियल पेपर। वास्तव में कमर्शियल पेपर है क्या? देखिए, अभी तक हमने जो सेबी की गाइडलाइंस जिन टॉपिक पे पढ़ी है वो सारे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो शेयर्स हैं, चाहे वो डिवेंचर्स हैं। ये जो है एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कमर्शियल पेपर है क्या? देखिए, कमर्शियल पेपर जो है, क्योंकि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए इश्यू किया जाता है, तो ये वर्किंग कैपिटल के फाइनेंस करने का एक बहुत बढ़िया सोर्स है, नॉन बैंकिंग सोर्स। यानी कि क्योंकि ज़्यादातर जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बैंकिंग सोर्स से पूरी होती है, ये एक नॉन बैंकिंग सोर्स है, बहुत फेमस सोर्स है। तो ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है। जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेज या कॉर्पोरेट यूनिट्स जो कमर्शियल पेपर से मनी मार्केट से जो है मनी रेज करना चाहती हैं कमर्शियल पेपर इशू करके, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो। एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर इशू करके मनी मार्केट से मनी रेज नहीं कर सकती, क्योंकि उस कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तभी वो जो है मनी मार्केट से जो है कमर्शियल पेपर इशू करके मनी को रेज कर सकती है। और वो भी वो कंपनी जिनकी जनरली जो क्या है कि सिक्लिकल कैश की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है वो सीजनल होता है। अब जैसे एसी बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनका बिजनेस क्या है? सीजनल है। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं फ्रॉम मई जून से ज़बरदस्त गर्मी शुरू होती है, उतनी ही ज़्यादा एसी की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे विंटर पार्ट आने लगता है फ्रॉम अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स, उनकी जो एसी की डिमांड है वो लगातार कम होने लगती है। तो ये एक तरीके से सिक्लिकल बिजनेस है। तो जैसे सिक्लिकल बिजनेस होते हैं यानी कि सीजनल बिजनेस होते हैं, तो उनको पर्टिकुलर ईयर के कुछ पार्ट में ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती है और पर्टिकुलर ईयर के दूसरे पार्ट में उनके पास जो है कैश उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो कमर्शियल पेपर इशू करके जो है वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर पाए। ध्यान रहे, जो कमर्शियल पेपर से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, इनको रेगुलेशन जो है, कमर्शियल पेपर को रेगुलेशन जो होता है वो होता है नॉन बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट थ्रू कमर्शियल पेपर, डायरेक्शन जो 1989 में जारी किए गए थे और जो इम्प्लीमेंट हुए थे 1 जनवरी 1990 यानी कि 1990 से। जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है वो जो है कमर्शियल पेपर के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग होती है। होता क्या है कि इन कमर्शियल बैंक के पास बहुत बड़ा पब्लिक का एक डिपॉजिट बैलेंस पड़ा होता है, तो वो इस डिपॉजिट को जो है एक अच्छी कंपनी के जो है कमर्शियल पेपर में लगाते हैं, ताकि वो डिपॉजिटर के लिए एक अच्छी मनी अर्न कर सके। जो भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है वो इन सारी गाइडलाइंस को फॉलोअप कर रही है। अभी हमारे देश में एक दिक्कत ये है कि कमर्शियल पेपर के लिए जो है सेकेंडरी मार्केट ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। प्राइमरी मार्केट तो डेवलप है कि कमर्शियल पेपर जो है कंपनी इशू करती है और इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो इसके लिए सेकेंडरी मार्केट है, यानी कि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद उसको रीट्रेड करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बहुत कम कंपनियों के ही जो है कमर्शियल पेपर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेड होते हैं। डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ गाइडलाइंस का, दैट इज़ द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। देखिए, आरबीआई ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रखा है, क्योंकि मेन जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। सेबी, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट भी इसका पार्ट है, इसलिए जो है सेबी भी इसको रेगुलेट करता है। तो कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो तय किए हुए हैं। उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करके ही एक कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है नेटवर्थ। देखिए, जो भी कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है उसकी जो टेंजिबल नेटवर्थ है वो 4 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ से कम है वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती। दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल लिमिट।
जो भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर इशू कर रही है उसकी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है, इनकी फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो भी 4 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम उसकी फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट 4 करोड़ होनी चाहिए। तीसरा जो आता है वो आता है क्रेडिट रेटिंग। देखिए, कोई भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है उसको पहले रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेनी होती है अपने कमर्शियल पेपर के लिए। अब ये क्रेडिट रेटिंग है क्या? रेटिंग एजेंसी जो है उसके ऊपर रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, ये बताते हैं कि इस कंपनी के कमर्शियल पेपर में जो इशू कर रही है उसमें जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं वो पैसा कितना सेफ़ है, यानी कि उस पैसे में इन्वेस्टमेंट करना जो है जो इन्वेस्टर्स के लिए कितना सेफ़ है, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ से एक तरीके से उसके ऊपर रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो एज़ पर नॉर्म्स के अनुसार कोई भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर इशू करती है उसको रेटिंग लेनी होती है, और जो मिनिमम रेटिंग है यानी कि कम से कम इतनी रेटिंग तो उसको मिलनी चाहिए, वो होती है P2 फ्रॉम क्रिसिल, यानी कि कम से कम P2 रेटिंग तो क्रिसिल से मिलनी चाहिए। A2 फ्रॉम इकरा, जो A2 रेटिंग है वो कम से कम इकरा से मिलनी चाहिए, और PR2 फ्रॉम केयर, और केयर से जो है PR2 रेटिंग मिलनी जरूरी है। अगर इससे कम रेटिंग मिलती है तो वो कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है दैट इज़ अ बोरर हेल्थ। देखिए, RBI ने जो है जितने भी बोरर्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रखा है कि उनकी जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखें, उनकी क्लासिफिकेशन बना रखी है कि कौन सा बोरर जो है, इनकी कोई भी कंपनी है वो किस लेवल पे स्टैंड करती है एक बोरिंग करने में। तो उनकी एक हेल्थ का एक चेकअप कह सकते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर। तो जो भी कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है उसके लिए जो RBI ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसका हेल्थ कोड नंबर 1 होना चाहिए, कि वो नंबर 1 क्वालिटी की हेल्थ कोड में आती है, फाइनेंशियल पोजीशन में आती है, तभी वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। नेक्स्ट आता है करंट रेशो। देखिए, जो भी कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है उसका जो करंट रेशो, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि करंट रेशियोज क्या होता है, जो कि निकाला जाता है करंट असेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके। तो ये जो करंट रेशो है 1.33/1 और मोर, यानी कि 1.33 रेशो 1 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजेंस। देखिए, जो भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर इशू कर रही है उसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कमर्शियल पेपर जो है कम से कम 3 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए इशू किए जा सकते हैं। यानी कि जो भी कमर्शियल पेपर इशू किए जा रहे हैं उसका मिनिमम पीरियड जो है वो 3 महीने तो होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका पीरियड 1 साल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं उनका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 1 ईयर ही हो सकता है, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जब भी इन कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी का टाइम आएगा, यानी कि इनकी जो पेमेंट है इन्वेस्टर को वापस करनी होगी, तो जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी वाले डे ही होगी। यानी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डे पे उसका मैच्योरिटी डेट निकलती है, उस पर्टिकुलर डेट को कंपनी को हर हाल में पैसा जो है इन्वेस्टर्स को लुटाना होगा। इसके लिए कंपनी को कोई भी ग्रेस पीरियड जो है नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए जिस दिन मैच्योरिटी की डेट है उस दिन क्या होता है, कोई पब्लिक हॉलीडे हो जाता है, यानी कि कोई छुट्टी हो जाती है सरकारी, तो क्या होगा, जैसे संडे हो सकता है, 26 जनवरी हो सकती है, 15 अगस्त हो सकता है। तो जिस दिन पब्लिक हॉलीडे है उस दिन क्या होगा, उस केस में जो है कंपनी को उस मैच्योरिटी डेट से एक दिन पहले जो है इन्वेस्टर को पेमेंट करनी होगी। यानी कि पेमेंट जो है वो इन्वेस्टेड वाली डेट पे होगी या उससे एक दिन पहले होगी। कंपनी जितनी बार भी जो है कमर्शियल पेपर इशू करेगी, हर इशू को जो है एक फ्रेश इशू माना जाएगा, एक नया इशू माना जाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइंस आती है दैट इज़ द डिनोमिनेशन। देखिए, जो भी कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं उसके लिए एक नॉर्म्स बना रखे हैं कि कमर्शियल पेपर जो है वो 5 लाख रुपए मूल्य वर्ग के होंगे, वैल्यू बेस के होंगे। यानी कि एक कमर्शियल पेपर की वैल्यू 5 लाख से कम नहीं होगी, यानी कि कम से कम 5 लाख रुपए का एक कमर्शियल पेपर होगा। और एक और बात ध्यान रखना कि जो एक इन्वेस्टर जो इस कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 25 लाख रुपए, यानी कि 5 कमर्शियल पेपर तो उसको खरीदने ही होंगे, यानी कि 25 लाख रुपये जो है इन्वेस्ट करना जरूरी है। जब कंपनी प्रपोजल लाती है अपने कमर्शियल पेपर इशू करने का, उस प्रपोजल के 2 सप्ताह के अंदर, 2 वीक के अंदर अंदर जो है कमर्शियल पेपर जो है कंपनी को इशू कर देने होते हैं। और कमर्शियल पेपर के लिए कंपनी के पास ये चॉइस है, चाहे तो वो कमर्शियल पेपर एक साथ इशू कर सकती है, चाहे तो वो किश्तों में इशू कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो एक साथ इशू करे, वो किश्तों में भी इशू कर सकती है, लेकिन विद इन 2 वीक। लेकिन उनकी जो डेट है वो मैच्योरिटी पीरियड सेम हो सकता है, जो कि चाहे इकट्ठे इशू किए गए हों, चाहे अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइम पे इशू किए गए हों। नेक्स्ट जो गाइडलाइंस आती है दैट इज़ द सीलिंग। देखिए,
कोई भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर इशू करती है उसके लिए सीलिंग लगा रखी है कि वो अपनी जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है, इनकी जो उसको फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल मिली है उसका 75% तक ही वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी कंपनी जो है अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सारा का सारा जो है कमर्शियल पेपर इशू करके नहीं ले सकती, यानी कि जितनी उसको फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट मिली है अपने बैंक से उसका 75% ही जो है वो कमर्शियल पेपर इशू करके मनी को रेज कर सकती है कमर्शियल पेपर के द्वारा। नेक्स्ट जो गाइडलाइंस आती है दैट इज मोड ऑफ इशू एंड डिस्काउंट रेट, कि किस तरीके से इसको इशू किया जाएगा और इसकी क्या डिस्काउंट रेट होगी। देखिए कोई भी कंपनी जो है वो जो कमर्शियल पेपर इशू करती है, जो कमर्शियल पेपर है वो नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट्स के रूप में इशू किया जाता है, यानी कि ये नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट्स होता है। आपने पढ़े होंगे जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है, एक बीआर होता है, एक प्रोमिसरी नोट होता है। तो ये प्रोमिसरी नोट्स के रूप में इशू किए जा सकते हैं जो कि इंडोर्समेंट या डिलीवरी के द्वारा जो है ट्रांसफरेबल होते हैं। जहाँ तक डिस्काउंट का सवाल है, डिस्काउंट जो है वो कंपनी की विलिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्काउंट देना चाहती है। पहले तो आप यहाँ पर क्लियर हो जाएं कि यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब क्या है। ये वो डिस्काउंट नहीं है कि जैसे किसी गुड्स को खरीदने पे कोई छूट मिलती है, ये वैसा डिस्काउंट नहीं है। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि देखिए कमर्शियल पेपर पे क्या होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट वही होता है जो डिस्काउंट होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जैसे कंपनी ने अपना कमर्शियल पेपर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू 5 लाख रुपए है, कम से कम 5 लाख रुपए का है, और वो उसको 5% डिस्काउंट पे इशू कर रही है, यानी कि 4,75,000 पे इशू कर रही है। तो एक कमर्शियल पेपर पे जो है जो 25,000 रुपीज़ कम लिए जा रहे हैं, ये 25,000 रुपीज़ ही इन्वेस्टर के लिए क्या है, इंटरेस्ट है, या इसको हम कहते हैं डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंटिंग रेट वही होती है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितना डिस्काउंटिंग रेट जाना चाहती है, क्योंकि कंपनी की गुडविल पे डिपेंड करता है। जो कंपनी जितनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन रखती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी बाजार में जितनी ज़्यादा है, वो उतना कम डिस्काउंट देती है, यानी कि उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। लेकिन जिसकी कंपेटिटिवली कम होती है उसको ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये मार्केट सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि उस दौरान मार्केट में किस तरीके की सिचुएशन चल रही है, किस तरीके से मनी की नीड है, क्या मनी की डिमांड एंड सप्लाई है, और उस टाइम इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो क्या चल रहा है। ये सारे फैक्टर जो हैं डिस्काउंट रेट को डिसाइड करने में इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइंस आती है दैट इज इशू एक्सपेंसेस। देखिए जब भी कोई कमर्शियल पेपर इशू किए जाएंगे तो उससे रिलेटेड काफ़ी खर्चे होंगे। तो जितने भी इशू से रिलेटेड खर्चे होंगे, जैसे डीलर की फ़ीस हो गई, या रेटिंग एजेंसी की फ़ीस हो गई, या इशू से रिलेटेड कोई भी अदर खर्चे हो गए, या बैंक द्वारा कोई भी चार्जेस लगाए गए, ये सारे के सारे खर्चे जो हैं कंपनी को खुद बियर करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई और बियर नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपनी को इशू करने के एक तरीके से खर्चे हैं। जो उसने मनी रेज की उसका ये अमाउंट एक तरीके से कट गया, उसका हाथ में नहीं पहुँच पाया। नेक्स्ट गाइडलाइंस आती है दैट इज़ इन्वेस्टर्स। किस प्रकार के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, इसके लिए बिल्कुल क्लैरिटी है। कोई इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कमर्शियल पेपर जो है किसी भी इन्वेस्टर को इशू किया जा सकता है, चाहे वो पर्सन हो, कोई बैंक हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, भारत में रजिस्टर्ड जो है कॉरपोरेट या इनकॉरपोरेट बॉडी हो सकती है, इवन एनआरआईज भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप एनआरआई को इशू कर रहे हैं कमर्शियल पेपर, तो एनआरआई को केवल उसी तरीके के कमर्शियल पेपर इशू किए जा सकते हैं जो कि नॉन रिपार्टेबल हो और ट्रांसफरेबल हो, नॉट ट्रांसफरेबल हो। यानी कि ना तो उसका पैसा जो है वो अपने देश में भेज सकते हो और ना ही किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो इस कमर्शियल पेपर को। उसी बेस पे ही जो है एनआरआईज को जो है कमर्शियल पेपर इशू किया जा सकता है। एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ कि एनआरआई के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो नॉन रिपार्टेबल हो, यानी कि वो उनको जो है उस पर इन्वेस्टमेंट जो की है उस पैसे को वो अपने देश में ना भेज सकते हो, और नॉट ट्रांसफरेबल हो, यानी कि वो अपने कमर्शियल पेपर को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र ना कर सकते हो। नेक्स्ट गाइडलाइंस डिस्कस करते हैं दोस्तों, दैट इज़ द प्रोसीजर फॉर इशू, कि कमर्शियल पेपर को इशू करने का क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। देखिए कोई भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर को इशू करना चाहती है, वो कमर्शियल पेपर जो है केवल बैंक के द्वारा इशू कर सकती है, और वो भी उसी बैंक के द्वारा जिसने उस कंपनी को फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल की लिमिट सैंक्शन की है, प्रोवाइड की है।
क्योंकि कमर्शियल पेपर जो है वो वर्किंग कैपिटल का ही एक पार्ट है, आप इसको एक अलग नहीं ले सकते। आप ये नहीं मान सकते कि कमर्शियल पेपर को इशू करके कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की लिमिट को बढ़ा सकती है। जो भी उस बैंक ने उसको वर्किंग कैपिटल के लिए सैंक्शन किया है, जितनी भी अमाउंट सैंक्शन की है, वो जो है इसने उसमें कमर्शियल पेपर भी एक तरीके से इंक्लूड है। इसलिए जो कमर्शियल पेपर है उसी बैंक के द्वारा इशू किए जा सकते हैं जिसने कंपनी को जो है फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन की है। जो भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर इशू करना चाह रही है या ला रही है, उससे जो अपना एक प्रपोजल है वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आरबीआई के पास जमा करवाना होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन देनी होगी कि वर्किंग कैपिटल के बारे में और रेटिंग एजेंसी से जो उनको क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है उसके बारे में, जिसके बेस पे जो है आरबीआई क्या करेगा, उनकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी से मतलब है उसको डीपली चेक करेगा, यानी कि उसकी बहुत गहराई से जांच करेगा और जांच करके ये देखेगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कंपनी ने पूरा किया है कि नहीं किया है। यानी जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए, वो सारे नॉर्म्स पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अगर मान लीजिए आरबीआई जो है इन सारे नॉर्म से सेटिस्फाई होती है तो जो आरबीआई है वो परमिशन दे देगी, और आरबीआई से परमिशन मिलने के 2 सप्ताह के अंदर जो कंपनी है इसको कमर्शियल पेपर जो है वो इशू कर देने चाहिए। अब जब ये इशू कर दिए जाएंगे तो इन्वेस्टर जो है वो कितनी पेमेंट करेंगे? इन्वेस्टर जो है वो कमर्शियल पेपर जितने का है उसमें से जो भी उनको डिस्काउंट दिया गया है, इनकी जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो डिस्काउंट काट कर जो नेट अमाउंट है वही कंपनी को पे करेंगे। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल लिया था, मान लीजिए कमर्शियल पेपर 5 लाख रुपए का है और उसके ऊपर 5% डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि 4,75,000 का हो गया। और कोई भी इन्वेस्टर जो 10 कमर्शियल पेपर खरीद रहा है तो 4,75,000 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 47,50,000 47,50,000 रुपये जो है उसको कंपनी को पे करने पड़ेंगे। जो बाकी का अमाउंट है वो एक तरीके से उसके लिए अर्निंग है, क्योंकि जब ये रिडीम होंगे, यानी कि जब इनका पैसा वापस मिलेगा तो पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो 50 लाख डिफरेंस माइनस 47,50,000, तो जो 2.5 लाख है, यानी कि 2.5 लाख रुपए है, वही उस इन्वेस्टर के लिए क्या है, इंटरेस्ट है। तो उतने ही जो है मत लीजिए कि जो नेट डिस्काउंट काट कर जो अमाउंट बचेगा वही इन्वेस्टर को कंपनी को पे करना पड़ेगा। कंपनी जो है जितने भी कमर्शियल पेपर इशू करती है उतने ही अमाउंट से उसकी जो वर्किंग कैपिटल की लिमिट है वो कम हो जाती है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कमर्शियल पेपर है वो वर्किंग कैपिटल लिमिट का ही एक पार्ट है। मान लीजिए कंपनी की वर्किंग कैपिटल लिमिट मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए की है और उसका मैक्सिमम 75% जो है वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, यानी कि 7.5 करोड़ का वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। लेकिन मान लीजिए कंपनी जो है 4 करोड़ का कमर्शियल पेपर इशू करती है, तो अब उसकी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 10 करोड़ ही रहेगी, क्योंकि उसने 4 करोड़ रुपए कमर्शियल पेपर से इशू कर दिए। तो अब जो है वो बैंक से जो है वर्किंग कैपिटल जो है 6 करोड़ रुपए तक ही उधार ले सकती है। जो टोटल वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 10 करोड़ ही रहेगी, चाहे वो कमर्शियल पेपर इशू करे या ना करे। ये नहीं कि कमर्शियल पेपर इशू करके वो अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट को बढ़ा सकती है। और ये कमर्शियल पेपर इशू करने के 3 दिन के अंदर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आरबीआई के पास देनी जरूरी है कि कमर्शियल पेपर इशू कर दिए गए हैं। उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशंस है वो आरबीआई को भेजनी पड़ती है कि सारे जो कंप्लायंस हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी कर ली गई है। तो आज दोस्तों हमने डिस्कस किया सेबी गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, न केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बल्कि आपके अदर कॉलेज में भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा। जो भी आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com पर। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए जितने भी कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं उन्हें हम पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज गुलियानिक क्लासेस पर, यानी कि जितने भी चाहे एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं या कोई भी क्वेरीज़ हैं या उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट भेजता है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से रिलेटेड आपको आसानी से मिल जाएंगी हमारे फेसबुक पेज गुलियानिक क्लासेस पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।